वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। आज मैथ सेट 30 होगा और इसका जो पहला क्वेश्चन है इसमें 3 पुरुष और 8 स्त्री एक साथ मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकती है, जबकि 2 पुरुष और 7 स्त्री उस काम को 16 दिन में कर सकती है। तो इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे? M1 D1 बराबर M2 D2, यानी M1 गुने D1 बराबर M2 गुने D2। पहला बार कितना आदमी है? 3 मेल है और 8 फीमेल है, यानी 3 मेल प्लस 8 फीमेल, इतना आदमी है और कितना दिन में काम कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। गुना 12 इजिकल टू दूसरा बार कितना आदमी है? 2 आदमी और 7 फीमेल है, यानी 2 मेल प्लस 7 फीमेल। ये कितना दिन में कर रहे हैं? ये 16 दिन में कर रहा है। ठीक है, फिर अगर हम 4 से यहाँ काटेंगे तो 4 से 3 बार में, 4 से ये 4 बार में, फिर ये 3 से गुना होगा तो 9 मेल प्लस 24 फीमेल बराबर 8 मेल प्लस 28 फीमेल। तो ये 8 इधर आएगा, यानी ये 8 इधर आएगा तो 9 मेल में से 8 मेल जाएगा तो 1 मेल बचेगा और बराबर ये उधर जाएगा तो 4 फीमेल बचेगा। और ये जो रिलेशन आएगा उस रिलेशन को हम लोग रखे रहेंगे। तो हमारे पास क्या रिलेशन आया? 1 मेल बराबर 4 फीमेल आया। उसके बाद सवाल है कि 8 मेल और 8 फीमेल उस काम को कितना दिनों में करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम? या तो ये ले लेंगे या तो ये ले लेंगे, दोनों में से कोई एक ले लेंगे। अगर हम इसको लेते हैं, ये है 3 मेल प्लस 8 फीमेल, किसी काम को कितना दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं, यानी M1 गुने D1 आ गया बराबर M2 कितना है? 8 मेल और 8 फीमेल, यानी 8 मेल प्लस 8 फीमेल हम मान लेते हैं कि X दिन में काम करेंगे, तो गुना X हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? जो रिलेशन हम लोग निकाले हुए हैं यहाँ पे 1 मेल बराबर 4 फीमेल, वो रिलेशन यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर 1 मेल बराबर 4 फीमेल तो 3 मेल बराबर कितना हो जाएगा? 12 फीमेल, यानी ये 3 मेल बराबर 12 फीमेल, और ये 8 मेल बराबर कितना हो जाएगा? 8 चौका 32 फीमेल। सबको हम लोग क्या कर रहे हैं? फीमेल में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से आता है 12 8 20, 20 फीमेल गुने 12 बराबर 32 8 40, 40 फीमेल गुने X दिन, तो 20 से 2 बार में और 2 से 6 बार में, यानी X बराबर 6 दिन, यानी 8 मेल और 8 फीमेल कितना दिन में काम करेंगे? 6 दिन में काम करेंगे। तो एक बार हम क्या करेंगे? यहाँ पे M1 गुने D1 लगा देंगे, M1 D1 बराबर M2 D2। उसके बाद इस दोनों में से कोई एक ले लेंगे और जो सवाल में दिया रहेगा उसको लेकर M1 गुने D1 बराबर M2 गुने D2 फार्मूला यूज कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल आते हैं। निम्नलिखित चित्र O केंद्र है और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले आते हैं, जैसे ये O केंद्र है और ये एक त्रिज्या है, यानी ये एक पूरा त्रिज्यखंड बन रहा होगा, ये पूरा भाग। अगर इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, अगर हम लोग इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड ODC, ये पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। तो पाई के बदले में पाई रहने देते क्योंकि हर ऑप्शन में पाई दिया गया है, तो पाई के बदले में पाई, और आर कितना दिया गया? 12 गुने 12, और थीटा कितना है? 60 डिग्री गुने 60 बटा 360, यानी ये 6 बार में और 6 से 2 बार में, यानी ये पूरा आ गया 24 पाई, यानी पूरा का जो कैलकुलेशन आया, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल आया वो 24 पाई आ गया। अब अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम माइनस कर देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखिए ये 12 था, ये भी त्रिज्या होगा और ये भी त्रिज्या होगा, तो ये दोनों जब बराबर होगा, ये त्रिज्या, तो इसके सामने का कोण भी बराबर होगा, तो इसका मतलब ये भी 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री होगा, तभी तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री। अब जब तीनों कोण पता चल गया है, जब तीनों कोण 60 डिग्री पता चल गया, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये जो त्रिभुज होगा वो समबाहु त्रिभुज होगा, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी √3/4, और भुजा के बदले में कितना दिया गया? 12 गुने 12, यानी 4 तिया 12, यानी 36√3, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। तो छायांकित भाग का अगर हम क्षेत्रफल निकालना रहेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे? पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, यानी ये जो पूरा त्रिज्यखंड है उसके क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 24 पाई आया था और ये पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल
36√3, यानी 24 पाई में से अगर हम 36√3 माइनस कर देंगे तो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। जो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल आएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 3 सेंटीमीटर व्यास वाले कुछ ठोस गोले को एक बेलनाकार बर्तन में डालकर पूर्णतः डुबाया जाता है। उस बेलनाकार बर्तन के आधार का व्यास 9 सेंटीमीटर और इससे बर्तन में जल का स्तर 10 मीटर ऊंचा हो जाता है। जैसे कहने का मतलब एक बेलनाकार बर्तन है, जैसे ये बेलन के आकार का बर्तन है, ठीक है। इसमें कुछ ऊंचाई तक पानी भरा, मान चलिए इतना ऊंचाई तक ये पानी भरा है, ये पानी भरा है इतना ऊंचाई तक, ठीक है। जब हम इसमें कुछ गोला डालें, 3 सेंटीमीटर व्यास वाला कुछ गोला डालें, कुछ इसमें गोला डालेंगे। जैसे ही गोला डालेंगे तो जितना आयतन गोला छेकेगा उतना आयतन तक पानी ऊपर उठेगा, यानी कुछ न कुछ आयतन तक पानी ऊपर उठेगा। तो हम मान लेते हैं कि और जो ऊंचाई दिया गया है और कितना 10 सेंटीमीटर ऊंचा हो गया, यानी जल का जो स्तर है 10 सेंटीमीटर ऊंचा होगा। मान चलिए ये जो 10 सेंटीमीटर है वो ऊंचा हो गया। तो यानी जितना आयतन गोला छेकेगा उतना आयतन जल के स्तर में वृद्धि होगा। तो जो गोला का आयतन होगा, गोला का आयतन वो क्या हो जाएगा 4/3 पाई r³ और r के बदले में कितना दिया गया 3 सेंटीमीटर व्यास दिया गया। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 3/2 गुने 3/2 गुने 3/2, ये एक गोला का आयतन हो गया। तो हम मान लेते हैं ऐसा n गोला डाला गया है, तो n गोला का आयतन ये हो जाएगा, n गोला का आयतन हो जाएगा। और जो गोला का आयतन होगा, यानी गोला का आयतन वो किसके आयतन के बराबर हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर के बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन पाई, और इसका जो त्रिज्या दिया गया 9 सेंटीमीटर व्यास दिया गया, तो त्रिज्या 9/2 गुने 9/2, और ऊंचाई कितना हो जाएगा इसका 10 सेंटीमीटर। क्योंकि इस गोला के कारण 10 सेंटीमीटर ही बड़ा है, तो हम 10 सेंटीमीटर तक का ही आयतन लेंगे, यानी 10 सेंटीमीटर तक का ही आयतन इस गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये डबल 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 3 से 3 कैंसिल, 3 तिया 9, 1 9 कैंसिल, फिर 2 2 9 4, ये 2 कैंसिल 2 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा, और फिर ये 2 से 5 बार में, तो यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 5, यानी 9 पंचे 45, यानी जो गोला की संख्या आएगा वो 45 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो एक चीज़ ध्यान देंगे, जितना सेंटीमीटर आयतन बढ़ेगा उतना सेंटीमीटर ऊंचाई का आयतन वो गोला के आयतन के बराबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए और बी दो ऐसी मिश्र धातु है जिसमें सोने और तांबे को क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाई गई है। यानी सोना और तांबा, बर्तन ए में सोना और तांबा का अनुपात 7:2 है और बर्तन बी में सोना और तांबा का अनुपात 7:11 है। अब क्या बोला जा रहा है कि यदि दोनों मिश्र धातु को समान मात्रा में पिघलाकर एक नई मिश्र धातु सी बनाया जाए तो सी में तो सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। यानी जब हम इस दोनों को मिला के एक नया मिश्र धातु बनाएंगे तब सोने और तांबा का अनुपात क्या होगा, यानी सी में। तो अगर हम इस दोनों को मिला देंगे तो ऐसा नहीं है कि हम सोना को सोना के साथ जोड़ देंगे, तांबा को तांबा के साथ जोड़ देंगे, डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं। ये नहीं कि 7 14 अनुपात 11 2 13, ऐसा नहीं होगा। हम डायरेक्ट एक ही स्थिति में जोड़ सकते हैं जब टोटल मात्रा बराबर हो। जैसे यहाँ पे सोना और तांबा का अनुपात 7:2 था, यानी टोटल मात्रा 7 2 9, और यहाँ पे सोना तांबा का अनुपात 7:11 था, टोटल मात्रा 18। यहाँ पे टोटल मात्रा 9 हो रहा है, यहाँ पे टोटल मात्रा 18 हो रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट एक ही कंडीशन में जोड़ सकते हैं जब टोटल मात्रा बराबर हो। तो हम क्या करते हैं, टोटल मात्रा को बराबर करने के लिए पूरे समीकरण को 2 से गुना कर देते हैं। इस पूरे समीकरण को क्या किए, 2 से गुना कर दिए, यानी तब क्या हो जाएगा 14:4 हो जाएगा। 14 4 18, अब टोटल मात्रा बराबर हो गया, यानी 7:2 को हम 14:4 कर सकते हैं ताकि टोटल मात्रा बराबर हो जाए तो हमें डायरेक्ट जोड़ने में सुविधा हो। तो जब टोटल मात्रा 14:4
ए का हो गया और बी का 7:11 लेते हैं तो दोनों जगह टोटल मात्रा बराबर होता है, तो अब हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। यानी 14 7 21 यहाँ पे सोना हो जाएगा, 11 4 15 तांबा हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 7 बार में, 3 से काटेंगे तो 5 बार में, यानी 7:5 सोना तांबा का अनुपात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डायरेक्ट एक ही कंडीशन में हम जोड़ सकते हैं जब टोटल मात्रा बराबर हो। अब नेक्स्ट आते हैं, रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार हैं। यानी दो व्यक्ति है, एक रमेश है और एक विपिन है, रमेश और विपिन। तो रमेश जो है विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। यानी विपिन का क्षमता 1 तो रमेश का क्षमता 3, ये क्षमता हो गया। क्षमता का अनुपात जब 3:1 तो जो दिन का अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। इसीलिए वो एक कार्य करने में विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। अनुपात में कितना दिन कम ले रहा है, 2 यूनिट कम ले रहा है, और वास्तव में 40 दिन, यानी 2 का वैल्यू 40 तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। जब 1 का वैल्यू 20 यानी इसका मतलब रमेश का 20 दिन में काम करेगा, तो विपिन का क्षमता 3 है तो 3 का वैल्यू 60 यानी विपिन 60 दिन में काम करेगा। तो अब क्या चीज़ पूछ रहे हैं सवाल में कि दोनों मिलकर एक साथ कितने दिन में कार्य करेगा। यानी रमेश और विपिन जब मिल जाएगा तो दोनों मिलकर एक साथ काम कितना दिन करेगा, 20 × 60 बटा 20 + 60 कितना हो जाएगा 80। a × b + a + b वाला फॉर्मूला से बना लेंगे तो 20 से 4 बार में, 4 से 15 बार में, यानी 15 दिन जब दोनों मिलेगा तो 15 दिन समय लेगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। अब ये सब सवाल को हम लोग डायरेक्ट बना लेंगे यहीं पे। जैसे इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 4 × 12 में से 5 गया 7/4, और जब ये पलटेगा तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 12। इस सवाल को बड़ा कर लेते 1 मिनट। जैसे कहने का मतलब अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 4 × 12 में से 7 गया, 12 में से 5 गया 7/4, ये हो गया। जब ये बटा में है, अगर हम ये पलटेगा तो ये 4/7 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया 12/7 हो गया, 12/7 अब +2, ये 2 भी है तो यानी 7 × 14 12, 14 12 26/7। ये पूरा कैलकुलेशन आ गया, यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेशन 26/7। अब ये क्या होगा, ये 7 ऊपर जाएगा तो ये 14/26 हो जाएगा। ये 7 ऊपर जाएगा, जब 14/26 होगा ये 7 ऊपर जाएगा, 2 पहले से था तो 14/26 हो जाएगा। अब ये पूरा कैलकुलेशन कितना हो जाएगा 26 अब +14 40/26 यानी 20/13। यानी हम ये सब सवाल जब भी आए तो हम इसको वहीं पे कैलकुलेशन करके सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं। जैसे ये अंदर रूट 0.0001 दिया गया है प्लस। अब अगर हम देखें तो दशमलव के बाद कितना अंक है 2 2 4 2 6 2 8। दशमलव के बाद अगर 8 अंक है तो जब हम रूट को हटाएंगे तो दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए, और ये 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है तो यानी 3 0 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। क्योंकि दशमलव के बाद अगर 8 अंक है तो रूट से निकलेगा तो दशमलव के बाद 4 अंक होगा। अगर अब हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो 0.000 और 1 और 8 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं रूट में दशमलव के बाद 4 अंक है, जब रूट से निकलेगा तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है यानी 0.03। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, 2 शून्येतर संख्या हैं, उनका अंतर योगफल और गुणनफल का जो अनुपात है इतना है, तो 1:5 का अनुपात है, तो उन संख्या का योगफल कितना होगा। ये सवाल हम लोग नंबर सिस्टम में भी 3-4 सवाल प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो देखते हैं ये सवाल कैसे बनता है। उनका अंतर यानी 2 संख्या हम x y मान लेते हैं, यानी x - y, अगर x अंतर और योगफल यानी x + y और x × y, ये कितना दिया गया है 1:5:36 यानी 1:5:36 है। ठीक है, योगफल अगर 1 है तो अंतर अगर 1 है तो योगफल कितना हो जाएगा 5 और गुणनफल कितना हो जाएगा 36 है। अगर हम इस दोनों समीकरण को सॉल्व करके x y का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, x + x 2x = 6 है, 5a + 1a तो x बराबर कितना हो जाएगा 3a। जब x बराबर 3a आ गया तो y बराबर कितना हो जाएगा 2a।
x बराबर 3 अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y बराबर 2a आ गया। जब हम एक्स वाई का मान निकाल लिए तो अब क्या करते हैं, अब जो मेरा ये समीकरण बचा इसमें एक्स वाई का मान पुट कर देते हैं। तो एक्स का मान 3a रखेंगे और वाई का मान 2a रखेंगे, यानी 3a गुने 2a बराबर कितना हो जाएगा 36 से। यहाँ पे एक्स वाई का मान पुट कर देंगे तो ये a से a कट जाएगा, 3 दूना 6 छक्के 36, यानी a बराबर कितना हो गया 6 आ गया। तो क्या चीज़ पूछ रहे हैं, उनका योगफल क्या होगा। तो योगफल हमारे पास 5a था, दोनों संख्या का योगफल 5a था। जब a बराबर 6 तो 5a बराबर 6 पंचे 30, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये सवाल हम लोग नंबर सिस्टम में भी देख चुके थे, ये भी सवाल हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं। जब घनात्मक पूर्णांक 56 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल 29 बचता है, और 8 से अगर हम विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा। अगर 56 का ही फैक्टर दिया गया हो, 56 के फैक्टर से ही डिवाइड करेंगे अगर, तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम शेषफल में ही 8 से भाग दे देंगे। पहले 29 शेष बचता था, अब हम इसको अगर 8 से भाग देंगे तो 8 का 24, यानी कितना शेष बचेगा 5 शेष बचेगा। नंबर सिस्टम में भी ये सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, x बराबर कितना दिया गया 3 का पावर 1/3, और y का मान दिया गया 4 का पावर 1/4, और z का मान दिया गया 6 का पावर 1/6। तो इस सवाल को जब भी बनाना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 3 ये 4 और ये 6, इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। तो हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण को 12 से गुना कर देंगे, यानी पावर को 12 से गुना कर देंगे। अगर पावर को 12 से गुना करेंगे तो 3 चौका 12, यानी 3 का पावर 4 बचा, और 4 तिया 12, 4 का पावर 3 बचा, और 6 दूना 12, 6 का पावर 2 बचा। तो 6 का पावर 6 दूना 12 ये कटेगा, और 4 तिया 12 ये कटेगा। तो 6 का पावर 2 36 हो जाएगा, 4 का पावर 3 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा, और 3 का पावर 4 81 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, ये x का मान था और ये y का मान था और ये z का मान था, यानी जो x है वो y से बड़ा है और y z से बड़ा है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया गया, इसमें x को छोटा कर दिया, ये नहीं होगा। इसमें x को बड़ा किया गया, ये ऑप्शन हो सकता है। इसमें y को छोटा कर दिया गया, नहीं होगा क्योंकि y z से बड़ा है, और ये तीनों बराबर कर दिए, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा एक ही ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि x z से बड़ा है और यहाँ भी x z से बड़ा आ रहा है, x z से भी बड़ा है और y से भी बड़ा है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, दो लंबवृत्तीय शंकु के आधारों की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है और ऊंचाई का अनुपात 4:3 है, उनका आयतन का अनुपात। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² h, ये शंकु का आयतन। अगर पहला शंकु का आयतन हम निकालें तो 1/3 पाई r², यानी पहला वाला शंकु का त्रिज्या 3 दिया गया है, तो यानी 3 का स्क्वायर, और गुने पहला वाला शंकु का जो ऊंचाई है वो 4 दिया गया है, गुने 4, अनुपात पहला वाला शंकु का आयतन निकल गया। दूसरा वाला शंकु का आयतन निकालें तो 1/3 पाई, दूसरा वाला शंकु का त्रिज्या 4 दिया गया, तो यानी 4 का स्क्वायर, गुने, और ऊंचाई कितना दिया गया 3 दिया गया, गुने 3, तो 1/3 पाई 1/3 पाई कट जाएगा, ये 3 से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 4 से ये स्क्वायर हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा 3, और यहाँ क्या बचा 1 4 बचा, यानी 3:4। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी ऊंचाई दिए गए वर्ग के विकर्ण के बराबर है। यानी जब वर्ग का भुजा अगर 3 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा 3√2, यानी वर्ग का विकर्ण क्या होता है भुजा गुने √2। अब एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसका ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई हाइट वो किसके बराबर है, वर्ग के विकर्ण के बराबर, यानी वर्ग का विकर्ण कितना है 3√2, यानी ऊंचाई कितना दिया गया 3√2 दिया गया है। तो समबाहु त्रिभुज में हम लोग पढ़े हैं, जो समबाहु त्रिभुज में हाइट होता है वो √3/2 गुने भुजा, समबाहु त्रिभुज का जो हाइट होता है वो √3/2 गुने भुजा, और ये हाइट किसके बराबर है 3√2 के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग भुजा निकाल लें, यानी 3√2 गुने 2/√3, ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये √3 नीचे आ जाएगा, यानी 6√2/√3, यानी भुजा आ गया। जब समबाहु त्रिभुज का भुजा आ गया तो हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समबाहु का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4
गुने भुजा स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 और ये रूट 2 का स्क्वायर 2 और ये रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 तिया 12 तिया 36, 3 बार में कट जाएगा, यानी 3 6 रूट 3, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 रूट 3। फिर से एक बार इस सवाल को समझ लेते हैं। जैसे एक वर्ग है, इसका भुजा 3 सेंटीमीटर दिया गया है और एक समबाहु त्रिभुज जिसका ऊंचाई उस वर्ग के विकर्ण के बराबर है। तो अगर इस वर्ग का भुजा 3 है तो वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा 3 रूट 2, यानी भुजा गुने रूट 2। जब वर्ग का विकर्ण 3 रूट 2 है तो यानी जो समबाहु त्रिभुज का हाइट 3 रूट 2 आ गया। जब समबाहु त्रिभुज का हाइट 3 रूट 2 आ गया तो समबाहु त्रिभुज का हाइट बराबर क्या होता है रूट 3/2 गुने भुजा, और रूट 3/2 गुने भुजा करके हम यहाँ से भुजा निकाल लेंगे। जब भुजा निकल जाएगा तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल भी इजीली निकाल सकते हैं। ये सवाल हम लोग लगभग 2 या 3 वीडियो पहले भी देख चुके थे, 2-3 बार। फिर से आ गया तो कोई बात नहीं, फिर से एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे एक गोलार्ध, एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। जैसे एक गोलार्ध हो गया और ये एक शंकु हो गया और एक बेलन हो गया। पहले उसके बाद बेलन है, गोलार्ध के बाद बेलन है, गोलार्ध के बाद बेलन हो गया, उसके बाद एक शंकु हो गया। इसका त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। अगर इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या और इसका भी त्रिज्या, इसका जो ये ऊंचाई होगा वो उसके त्रिज्या के बराबर ही होगा। गोलार्ध का जो ऊंचाई होगा उसके त्रिज्या के बराबर ही होगा। अगर इसका ऊंचाई r है तो ये भी इसका भी ऊंचाई r ही हो जाएगा और इस शंकु का भी ऊंचाई r ही हो जाएगा। तो उसके आयतन का अनुपात, तो गोलार्ध का आयतन क्या होता है 2/3 पाई r³ अनुपात, और बेलन का आयतन क्या होता है पाई r² और h के बदले में कितना आ जाएगा r अनुपात, और शंकु का आयतन 1/3 पाई r² और h के बदले में भी क्या आ जाएगा r आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ से देखें तो पाई r³ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा 2/3 अनुपात 1/1/3। अगर हम 3 एलसीएम लेंगे तो 2 अनुपात यहाँ पे गुना हो जाएगा 3/1, यानी इसका जो आंसर आएगा 2, 3, 1, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। एक आयत की लंबाई और ऊंचाई का जो अनुपात है लंबाई और चौड़ाई का वो 5:3 है। यदि उस आयत की प्रत्येक भुजा में 4 सेंटीमीटर वृद्धि कर दी जाए तब लंबाई चौड़ाई का अनुपात 8:5 हो जाएगा। तो आयत के क्षेत्रफल में कितने सेंटीमीटर का परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब पहले लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:3 था, अब लंबाई चौड़ाई का अनुपात 8:5 हो गया। तो हम लोग कितना सेंटीमीटर वृद्धि किए 4 सेंटीमीटर दोनों में, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का वृद्धि हो रहा है और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का वृद्धि हो रहा है। तो अगर दोनों जगह समान वृद्धि होता तो हम लोग डायरेक्ट उसके बराबर 4 को कर सकते थे, लेकिन दोनों जगह समान वृद्धि नहीं हो रहा है। तो पहले इस सवाल को 2 तरीके से बना सकते हैं, यानी एक तो 5x और 3x मान सकते हैं, इसमें भी 4 ऐड करके इसमें भी 4 ऐड करके 8:5 इसको कर सकते थे। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। क्या करना है, इस तरीके से भी हम लोग x का वैल्यू निकाल के फिर 5 और 3 का अनुपात ओरिजिनल वैल्यू निकाल सकते थे। लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे 5:3 था पहले और बाद में ऐड करने के बाद 8:5 हो गया। तो इस दोनों का अंतर कितना हो गया 3 और इस दोनों का अंतर 2। हम ये 2 को इससे गुना कर देंगे इस समीकरण में और ये 3 को इस समीकरण में गुना कर देंगे। तो यानी पहले 15 अगर 9 मानते हैं तो वर्तमान में कितना हो गया, अगर हम इसको 2 से गुना करना है हमें तो यानी 16:10। कितना का वृद्धि किए हम लोग, 1 का वृद्धि किए दोनों जगह। तो अगर हम 1 का वृद्धि किए तो इसका मतलब, और वास्तव में वृद्धि कितना कर है 4 का वृद्धि कर, यानी 1 का वैल्यू 4, तो यानी ये 15 का वैल्यू 60 हो जाएगा और ये 9 का वैल्यू 36 हो जाएगा। 9 का वैल्यू 36 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो क्षेत्रफल आएगा यहाँ पे 60 × 36, 60 × 36 यानी 2160। 2160 क्षेत्रफल यहाँ आ गया। और बाद में हम लोग क्या किए थे, लंबाई में भी 4 का वृद्धि किए थे तो ये 64 हो गया था, और चौड़ाई में भी 4 का वृद्धि किए थे तो ये 40 हो गया। तो बाद का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा 64 × 40 बाद का क्षेत्रफल, क्योंकि बाद में लंबाई चौड़ाई में हम लोग 4-4 सेंटीमीटर का वृद्धि किए थे। यानी पहले 7 था, अगर 4 सेंटीमीटर वृद्धि किए तो 64 हो गया। पहले 36 था, 4 सेंटीमीटर वृद्धि किए तो 40 हो गया। तो बाद का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 0, 4 चौका 16, 6 चौका 24 और 2 नहीं 6 चौका 24 और 1 25, यानी 2560 हो जाएगा। तो हम लोग कितना सेंटीमीटर का वृद्धि हुआ
400 सेंटीमीटर का वृद्धि हुआ आयत के क्षेत्रफल में, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति अपने विक्रय मूल्य में से अपने व्यापारिक खर्च को 40% घटा के भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो उसका विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना % अधिक था। तो हम क्या करते हैं, सुविधा के लिए CP को 100 मान लेते हैं। इस स्थिति में हमेशा क्या करना है, CP को 100 रुपया ही मानना है। CP अगर 100 मानेंगे, अगर हमें 20% का लाभ होता है तो SP कितना हो जाएगा, 120। 120 उसका SP हो जाएगा, 20% का लाभ। ये जो उसके बाद क्या बोला जा रहा है, अपने विक्रय मूल्य में से अपने व्यापारिक खर्च को 40% घटाकर, यानी उसका जो व्यापारिक मूल्य कुछ होगा x मान लेते हैं, इसमें जब वो 40% घटाएगा इसका मतलब वो 60% में बेचेगा। अगर व्यापारिक मूल्य x माने थे, अगर उसमें वो 40% घटाएगा तो 60% में बेचेगा, और बेच कितना में रहा, 120 में, यानी 60% का वैल्यू 120, तो यानी ये 60 से 2 बार में कटेगा, यानी x बराबर कितना आ गया, 200। इसका मतलब जो अंकित मूल्य आया वो 200 आ गया। तो लागत मूल्य से कितना बढ़ा के रखा, यानी 100% बढ़ा के रखा, यानी क्रय मूल्य 100 रुपया था और अंकित मूल्य 200 आ गया, तो इसका मतलब वो लागत मूल्य को 100% बढ़ा के रखा था। तो इस तरह का सवाल जब भी आए तब हम क्या करेंगे, CP को 100 मान लेंगे, ताकि जो भी लागत मूल्य आएगा तो वो हमें डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं। एक रेलगाड़ी A से B की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाता है और फिर 70 किलोमीटर प्रति घंटा गति से वापस आता है। तो अगर समान दूरी रहता है तब जो औसत चाल होता है, यानी कोई व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटा गति से गया और x किलोमीटर प्रति घंटा गति से आया, तो जो उसका औसत चाल होगा 2xy बट्टा x प्लस वाई, 2xy बट्टा x प्लस वाई, 2x के बदले में 80 और y के बदले में 70 बट्टा 80 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 150। तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा और फिर नहीं कट पाएगा। हाँ, फिर 5 से ये 3 बार में, 5 से 16 बार में। तो अगर यहाँ देखें तो 16 × 32 और 32 को 7 से गुना करेंगे तो 7 × 14, 224 बट्टा 3, यानी 3 7 21 और 74.2 बट्टा 3, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। 6 व्यक्ति है ABCDEFG, एक 7वें व्यक्ति G के साथ मिलकर परस्पर एक धनराशि जुटाने के लिए सहमत हो जाते हैं। यदि ABCDEF यानी 2 2 4 2 6 व्यक्ति ने 100 रुपये जमा किया, तो इसका मतलब 6 व्यक्ति मिलकर 600 रुपये दे दिया। G ने सातों की औसत राशि से 30 रुपया अधिक धनराशि दिया। हम मान लेते हैं कि G जो है वो x रुपया जमा किया, 6 व्यक्ति 600 दिया और G अगर x रुपया दिया, तो इसका मतलब सातों व्यक्ति मिलकर 600 प्लस x रुपया दिया। अगर हम इसका औसत निकालेंगे तो हमें इसे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 7 व्यक्ति का औसत आ गया। 7 व्यक्ति के औसत में अगर हम 30 रुपया ऐड कर देंगे तो ये G का राशि आ जाएगा, क्योंकि G के बारे में बोला जा रहा है G ने सातों की औसत से 30 रुपया अधिक दिया है, यानी 6 व्यक्ति 600 दिया, G x दिया, तो यानी 600 प्लस x 7 व्यक्ति दिया। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 व्यक्ति का औसत आएगा। अगर हम इसमें 30 रुपये ऐड कर देंगे तो ये G का आ जाएगा, क्योंकि G जो है 700 व्यक्ति का औसत से 30 रुपये अधिक दिया और G का राशि कितना है, x है, तो इसके बराबर x कर देंगे। अब क्या करेंगे, 600 प्लस x बटा 7 बराबर x माइनस 30, ये 30 को उधर ले जाएंगे। अब आ जाएगा 600 प्लस x बराबर 7x माइनस 210, ये 7 उधर मल्टीप्लाई होगा तो यानी ये इधर आएगा, तो यानी 6x बराबर ये 210 इधर आएगा तो 270, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, 6 35 45 रुपया। x का जो मान आया वो कितना आ गया, 45 रुपया आ गया। ये इधर आएगा, ये माइनस में इधर आके ये जुट जाएगा। जब ये जुटेगा तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, 810, यानी x बराबर तब कितना हो जाएगा, 6 × 6 6 × 18 6 × 5 30, 135 रुपये x का माना जाएगा। तो इस प्रकार कुल जमा राशि कितना था, यानी 600 रुपया ये 6 व्यक्ति दिया था और 135 G दिया, तो टोटल मिला के 735 रुपया टोटल जमा राशि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं।
एक गोले के पृष्ठ तल को उसके क्षेत्रफल के अनुसार 2:3 में काला और सफ़ेद रंग से रंगा गया है। जैसे ये एक गोला हुआ, इस गोला में काला और सफ़ेद का जो अनुपात है वो 2:3 है, यानी 2 क्षेत्रफल में अगर काला रंग रंगा गया तो 3 क्षेत्रफल में सफ़ेद रंग रंगा गया। तो यानी टोटल क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा? 5। टोटल क्षेत्रफल 5। अब क्या किया गया, यदि उसके एक गोलार्ध, अगर हम इसको क्या किया, अब फिर क्या किया, इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया। एक गोलार्ध ये हो गया और दूसरा गोलार्ध ये हो गया। तो जब टोटल का क्षेत्रफल 5 था तो इसका क्षेत्रफल 5/2। तो ऐसा करते हैं, ये पॉइंट में हम नहीं लाने के लिए हम क्या करते हैं, ये 2:3 नहीं मान के हम इसको 4:6 कर देते हैं। अब टोटल क्षेत्रफल कितना आ गया? 10। अब हम अगर इसका आधा करेंगे तो 5 क्षेत्रफल का ये हो जाएगा और 5 क्षेत्रफल का ये हो जाएगा, 5 क्षेत्रफल का हो जाएगा। वैसे पॉइंट में आ रहा था। अब इस 5 क्षेत्रफल में से सफ़ेद, काला और सफ़ेद का जो अनुपात है वो 1:4 है, यानी इसमें काला और सफ़ेद का जो अनुपात है वो 1:4 है। तो बाकी इसमें काला सफ़ेद का अनुपात क्या होगा? देखिए, टोटल काला 4 था और एक ये वाला गोला में हुआ तो बाकी 3 इस अर्धगोला में हो जाएगा। टोटल सफ़ेद 6 था, 4 सफ़ेद इस अर्धगोला में है तो 2 सफ़ेद इस अर्धगोला में होगा। तो यानी इस अर्धगोला में जो काला और सफ़ेद का अनुपात आएगा 3:2, यानी डायरेक्ट इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हम 2:3 पे सवाल बनाएंगे यहाँ पे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, जो कैलकुलेशन को थोड़ा टफ कर देगा। इसीलिए हम क्या किए, इसको 10 मान लिए, जिससे सवाल इजी वे में बन गया है। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। एक ठोस धात्विक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1256 है। यदि उसे पिघला के इतना सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवृत्तीय शंकु बनाया जाए तो ऐसे शंकु कितने शंकु बन सकते हैं? अगर हम किसी चीज़ को पिघला कर कोई दूसरा चीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो उसका आयतन बराबर करते हैं। तो लेकिन इस गोला का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है तो हम यहाँ से त्रिज्या निकाल के फिर आयतन निकाल सकते हैं। तो जो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 4πr²। और ये किसके बराबर है? 1256 के बराबर है। 4 पाई के बदले में 3.14 यहाँ पे बोला गया है रखने के लिए, गुने r² बराबर 1256। अगर हम इसको हटाएंगे तो ये 00, 4 से ये 25 बार में और 314 से ये कितना बार में कटेगा? 4 बार में। तो r² बराबर कितना हो जाएगा? 25 गुने 4 यानी 100 हो जाएगा r² का मान। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 10, यानी जो गोला का त्रिज्या आ गया वो 10 आ गया। तो अब हम लोग ईजिली आयतन निकाल सकते हैं। अब हम लोग अगर गोला को पिघला कर शंकु बनाते हैं तो जो गोला का आयतन होगा वो क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन के बराबर हो जाएगा। तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r³ के बदले में 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा, बराबर शंकु का आयतन 1/3 पाई r², यानी r², इसका त्रिज्या दिया गया कितना? 2.5 सेंटीमीटर, यानी 25/10 उसको लिख सकते हैं। 25/10 गुने 25/10 गुने ऊंचाई कितना हो जाएगा? 8। और हम मान लेते हैं ऐसा n गोला बनाया गया, तो यानी गुने n भी करेंगे। एक गोला, एक शंकु का आयतन के नहीं बराबर है, n शंकु का आयतन के बराबर है, तो इस शंकु का आयतन को n कर देंगे, n से गुना कर देंगे। अब यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हम लोग कैंसिल करके n का मान निकाल सकते हैं। और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 25 चौका 100 यानी 40 बार में, फिर 25 से ये 4 बार में कट जाएगा, 4 दूना 8, 2 दूना 4 यानी 40 दूना 80, यानी n बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 40 बचा, यानी 40 दूना 80, यानी जो शंकु का संख्या है वो 80 आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं। एक उत्पादक जब अपने उत्पाद के खुदरा मूल्य पर 36% कमीशन देता है, यहाँ पे 36% छूट बोल सकते हैं। जब 36% कमीशन यानी छूट देता है तब वो 8.8% का लाभ प्राप्त करता है। जब हम 36% का छूट देते हैं तो हम लोग कितना परसेंट में बेचते हैं? 64% में। और 8.8% का अगर लाभ होता है तो हम कितना बेचते हैं? 108.8% में। यही 64% का वैल्यू 108.8% हो जाएगा। जब हम 36% का कमीशन देते हैं तो इसका मतलब हम लोग 64% में बेचते हैं।
जब 8.8% का लाभ होता है तो इसका मतलब हम लोग 108.8% में बेचते हैं, यानी यही 64% का वैल्यू 108.8 हो जाएगा। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 108.8 बट्टा 64। जब हम लोग 24% का कमी कर देते हैं कमीशन में, यानी पहले 36% कमीशन मिलता था, अब 24% कमीशन कम कर दिए, तो इसका मतलब अब 12% कमीशन मिलता है। जब 12% हम लोग कमीशन देते हैं, यानी जब इसका मतलब हम लोग 88% में जब हम बेचते हैं, तब विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 108.8 बट्टा 64 गुने 88। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 8 से 8 बार में, 8 से ये 11 बार में, फिर 8 से कितना बार में, 8 से 1, फिर 8 3 का 24, 8 6 के 48, यानी 13.6 बार में। और 13.6 को अगर हम लोग 11 से गुना करेंगे, यहाँ पे 11 आ गया था, 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 6 के 6 से 6, फिर 11 3 33 39 3 और 11 3 14, यानी 149.6 में बेच रहे हैं। लेकिन जब हम लोग 12% का कमीशन देते हैं, यानी 88% में बेचते हैं, तब विक्रय मूल्य कितना आता है, 149.6। इसका मतलब हम लोग कितना परसेंट लाभ पे बेच रहे हैं, 49.6% लाभ पे बेच रहे हैं। अगर ये 100 से कम में आता तो इसका मतलब हम उतना परसेंट हानि में बेचते, लेकिन 100 से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब हम लोग 49.6% लाभ पे बेच रहे हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। ABCD एक चक्रीय समलंब है। जब चक्रीय समलंब की बात करें तो सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे, क्योंकि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है वो एक वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज होता है उसको चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। इसमें से AB समानांतर CD यदि AB वृत्त का व्यास हो, AB वृत्त का व्यास बनाएंगे, ये केंद्र से होकर गुजर रही है, ये AB, और AB जो है वो CD के समानांतर हैं, तो CD ये बना देते हैं, CD के समानांतर, AB समानांतर CD। उसके बाद क्या, यदि AB वृत्त का व्यास हो गया था CAB 30 डिग्री, यानी CAB ये जो एंगल है वो 30 डिग्री का दिया गया, ये एंगल CAB ये 30 डिग्री का दिया गया है। तो ADC पूछ रहा है, यानी ये डिग्री, ये एंगल पूछ रहा है। जब ये 30 डिग्री होगा तो ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि अर्धवृत्त पे जो बना कोण होता है, यानी व्यास पे जो बना कोण होता है वो 90 डिग्री का कोण होता है। तो यानी ये 90 डिग्री, ये त्रिभुज ABC में ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो बाकी बच गया 60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 60 डिग्री हो गया। और चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने का कोण 180 डिग्री का होता है, यानी एंगल B प्लस एंगल D कितना डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री। और एंगल B 60 डिग्री दिया गया है, तो एंगल D कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, 120 डिग्री। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी लोग ज्वाइन कर सकें। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है। थैंक यू, बाय बाय।